नमस्कार, मैं राजेंद्र बारसकर आप लोगों को सीज़र, एपिलेप्सी या मिर्गी ये तीनों एक ही नाम है, इनके बारे में बता रहा हूँ। सीज़र क्या होता है या एपिलेप्सी क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में मैंने बताया था। और अभी मैं आप लोगों को इसी सीक्वेंस में आप लोगों को चैनल में आप लोगों को इसके टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि इसके दो टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप से है उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो पहले टाइप को हम लोग जो कहते हैं फोकल सीजर कहते हैं। फोकल सीजर में क्या होता है, ये फोकल सीजर में ब्रेन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एक पार्ट के अंदर ये इफेक्ट करता है, जिसमें कि एबनॉर्मल करंट एक्टिविटी होती है और न्यूरॉन्स में करंट जनरेट होता है, जिसके कारण की बॉडी में इफेक्ट करता है। तो ये एक इसका ये कारण है। तो हम लोग ये देखते हैं कि फोकल सीजर क्या है। फोकल सीजर में सबसे ज़्यादा ये होता है कि ये बॉडी में इफेक्ट डालता है। ब्रेन के अंदर यदि न्यूरॉन्स में करंट जनरेट होता है तो उसकी एबनॉर्मल एक्टिविटी के कारण ये बॉडी पर इफेक्ट डालता है। तो ये इसका क्या है ये मैंने आपको बताया है। अब इसके हम लोग सिम्टम्स देख पाते हैं। सिम्टम्स ये होते हैं कि इसमें दो प्रकार के फोकल सीजर्स होते हैं। तो एक तो होता है पार्शियल फोकल सीजर और एक होता है इम्पेयर्ड फोकल सीजर। पार्शियल फोकल सीजर में ये होता है कि जो पेशेंट होता है, जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, उसको कॉन्शियस रहता है, लेकिन कॉन्शियस के साथ में उसको ये पता चलता है कि उसके बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ये उसमें फोकल सीजर के पार्शियल सीजर्स में पता चलता है। इसमें उसके एक पर्टिकुलर पार्ट में अथवा ट्रेमर्स होते हैं, या उसको थोड़ा सा ब्लैंक फेस हो जाता है, या किसी को देखते रहना होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये इसका एक टाइप्स है। दूसरा टाइप ये होता है कि इम्पेयर्ड फोकल सीजर। इसमें ये होता है कि उसका जो पेशेंट होता है सीजर वाला, एपिलेप्सी वाला, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, उसको पता नहीं चल पाता है, तो जिसके कारण उसको ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ये सबसे बड़ा दिक्कत होती है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उसको। चीज़ें पुरानी वाली जो चीज़ें होती हैं वो याद नहीं रह पाती हैं, या उसको रिकॉल होता है, उसके कारण वो प्रॉब्लम होती है, और वो पुरानी चीज़ों को याद करके फिर उसी में वो अपने आप को पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। कई बार इनको ये होता है कि जो फोकल सीजर होता है, इसमें उनको एकदम स्मेल आना शुरू हो जाती है, या टेस्ट आना शुरू हो जाता है, या उनको फिर एकदम लाइट चमक दिखने लगती है। ये एक उनको एक पेशेंट को ये सब चीज़ें लगने लगता है, तो जिसके कारण कि उनको ये लगता है कि मुझे अब सीजर आ रहे हैं, वो अपने आप को ये कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इन सीजर्स में कि फोकल पार्शियल में तो पता चल पाता है, लेकिन जो इम्पेयर्ड सीजर है, फोकल सीजर है, उसमें उनको कई बार पता नहीं चल पाता है, और वो उसके कारण उनमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं। ये एक इनका प्रॉब्लम होता है। तो हमें इनके लिए मैनेजमेंट क्या करना पड़ता है। जब भी इन लोगों को इस तरह के फोकल सीजर्स आते हैं, तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा हमें ये देखना पड़ता है कि जब भी इनको इस तरह से फील होता है, तो हमें जहाँ पर भी ये इनको गिरने की संभावना रहती है, इनको चोट से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि कहीं पे भी यदि गिर गए तो इंजरी से हमें इनको बचाना पड़ता है। क्योंकि इसमें यदि कहीं चोट लग गई है तो फिर और मुश्किलें हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी मुश्किलें जाती हैं। इनको कभी भी किसी प्रकार से कोई चीज़ हमें खिलाना नहीं चाहिए होता है उस समय में, कि यदि इनको सीज़र आया तो इनको हम कुछ खिला दें या कुछ कर दें, ये नहीं करना चाहिए। यदि ट्रेमर्स होते हैं तो हमें उनके ट्रेमर्स को हमें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके ट्रेमर्स में उनको काफ़ी मसल्स डैमेज होने की चांसेस हो जाती है यदि हम अपना एफर्ट लगाते हैं तो ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा बात ये होती है कि इनको स्मेल्स वगैरह का भी थोड़ा सा ये रहता है कि
आने लगता है और इनको एक तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हमें रिकॉल करना था और उनको लेटर और मतलब जो इमीडिएट जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हमें उनको इन्फॉर्मेशन देना शुरू करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग जब उनको सीजर्स आते हैं तो जो उनको पीछे वाली चीज़ें हैं वो उनको याद रह जाती हैं, तो हमें उनसे भी उनको अवेयर करना पड़ता है। तो ये एक तो इनके जो कॉजेज़ होते हैं सबसे ज़्यादा ये होते हैं कि जब भी ये फोकल सीजर्स आते हैं इनके कॉजेज़ सबसे ज़्यादा ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के समय में यदि किसी प्रकार से पेशेंट को ब्रेन इंजरी होती है या किसी प्रकार ट्यूमर हो जाता है, सर्जरी होती है या उनको किसी भी इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हमें ये सब चीज़ देखना पड़ता है। तो ये जो जानकारी है इसके लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे। अभी हम लोग ये देख पाते हैं कि ये जो पेशेंट होते हैं इनके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इनको हमें किसी प्रकार से स्ट्रेस से इनको हमें बचाना पड़ता है कि इनको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। फ़ीवर से हमें बहुत ज़्यादा फ़ीवर से इनको रोकना पड़ता है। इनको बार-बार यदि ये इस तरह से प्रॉब्लम होती है तो इनके छोटे बच्चों में यदि बिलो 18 ईयर्स है तो इनके ब्रेन सेल डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने की सब पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। लर्निंग प्रोसेस कॉग्निशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इससे, तो इनकी मेमोरीज़ में प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो इसके लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। मेडिकल प्रैक्टिशनर में साइकियाट्रिस्ट की हमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है जो उनको मेडिसिन्स वगैरह से इनका सीजर्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं। कई बार कुछ पेशेंट के लिए भी ये लोग सर्जरी के द्वारा भी इनको कोशिश करते हैं कि सही किया जा सके। तो वो डिपेंड करता है कि उनका कितना सीवियरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में हमें साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वो उनका बिहेवियर्स को लेके और भी कॉन्फिडेंस को लेके उनकी मेमोरीज़ को काफ़ी कुछ चीज़ों को लेके उनके मैनेजमेंट के लिए बात काम करते हैं। उनके बिहेवियर सभी चीज़ों को मोटिवेशन के द्वारा या उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए सीधे साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। यदि किसी प्रकार से यदि इनके कॉग्निशन पे या लर्निंग में या एकेडमिक प्रॉब्लम होती है तो इस स्पेशल एजुकेटर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो उनको ट्रेन कर पाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि इन जब भी ऐसे पर्सन होते हैं तो इनके लिए एक रिहेबिलिटेशन टीम की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है और हमें ये देखना पड़ता है कि इनको जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो हम जितना ज़्यादा इन लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे पाते हैं या उनका हम जितना से ज़्यादा उनका स्ट्रेस कम कर पाते हैं तो हम उनके लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे और हम उनको इस चीज़ों से निकाल पाएंगे। लेकिन इन लोगों को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन की। मेडिसिन इनको लेना बहुत कंपलसरी होता है। मेडिसिन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं या डोज अपने मर्जी से कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोगों को मेरी ये जानकारी कैसी लगी है, इसमें आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।